स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत के इतिहास में एक सबसे बड़ा बदलाव ये फाइनली होने जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से जिस चीज के बारे में आप सुनते आ रहे थे वो फाइनली इंप्लीमेंट होगा और भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। आपको याद होगा चुनाव के जस्ट पहले, लोकसभा चुनाव के पहले कोविंद पैनल की एक रिपोर्ट आई थी। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनके अंडर में एक कमिटी बैठी थी। उन्होंने सजेशन दिया था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना ही चाहिए। साथ ही साथ कई बार आपने सुना होगा जो भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने भी इस चीज को सपोर्ट किया है। और इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार होने कैसे जा रहा है, मतलब ये क्या पॉसिबल है। कई लोगों के मन में डाउट है कि अगर मान लो अचानक से अगर मेजॉरिटी जो है सरकार की, किसी राज्य सरकार की चली जाती है, उस केस में क्या होगा, कौन कौन से अमेंडमेंट करने पड़ेंगे और यहाँ पर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। बहुत कुछ है आपको जानने को, आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच ले सकते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर आप ये बैच लेते हो और यूपीएससी का सिर्फ अगर आप प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं, पूरा का पूरा फीस आपको रिफंड कर दिया जाता है। हर संडे को यहां पर एक टेस्ट होता है एमसीक्यू वाला, जिसके अंदर टॉप रैंक वाला आने वाले को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड मिलता है। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, मोटिवेशन है। ज्वाइन करने के लिए इसका जो लिंक है कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट लीजिए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, उनके अंडर में जो कमिटी बैठी थी, उनकी कमिटी के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपा गया था, इसको एक्सेप्ट किया गया है कैबिनेट के द्वारा। और यहां पर बोला जा रहा है कि अब भारत के अंदर आगे आने वाले समय में वन नेशन वन इलेक्शन होगा। मतलब हर 2-4-5 महीने के बाद जो सरकार है, जो लोग हैं, वो इलेक्शन मोड में आ जाते थे। अभी आप देखिए लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ और अभी आपको पता है जम्मू कश्मीर का चुनाव कल ही हुआ है। फिर इसके अलावा लगातार चुनाव होंगे यहाँ पर, महाराष्ट्र का, झारखंड का, मतलब लगातार साल में 2-3 बार ऐसा मौका आता है कि चुनाव में ही हम उलझे रहते हैं। तो ये सब कुछ बंद होके 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव। और ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ लोकसभा और राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। जितने भी राज्य सरकार हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो चुनाव होता है और जो लोकसभा होता है वो तो होगा ही, और जो लोकल इलेक्शंस होते हैं, म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत, उन सबको भी एक तरह से मर्ज कर दिया जाएगा। आप समझ रहे हो कि देश में 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव होना चाहिए, यह रेकमेंड किया गया था और इसी को एक्सेप्ट किया गया है। और आप देख सकते हैं यहां पर एक इंप्लीमेंटेशन ग्रुप बनाया जाएगा, सरकार ने कहा है, ताकि जो भी कोविंद पैनल के द्वारा बोला गया है इस कमिटी के अंदर, उसको आगे ले जाया जा सके, उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो क्वेश्चन यहां पर सबसे पहला आपके मन में यही आएगा कि आखिरकार सरकार प्लान क्या कर रही है, कैसे इसको इंप्लीमेंट होगा। देखो बताया जा रहा है कि बेसिकली 2 फेजेस में इसको इंप्लीमेंट किए जाएंगे। सबसे पहला फेज क्या है कि लोकसभा और जो असेंबली इलेक्शन है, मैंने आपको बताया ना कि अभी आपको पता है जम्मू कश्मीर का और फिर हरियाणा का इलेक्शन हो रहा है, उसके बाद महाराष्ट्र झारखंड का इलेक्शन होगा, उसके बाद दिल्ली का इलेक्शन आ जाएगा। तो यहां पर जितने भी असेंबली इलेक्शंस हैं और जो लोकसभा का इलेक्शन जो कि 5 साल में एक बार आता है, इन सबको एक साथ मर्ज किया जाएगा सबसे पहले फेज में। फिर दूसरे फेज में क्या होगा कि ये इलेक्शन होने के 100 दिन के अंदर अंदर, मतलब मान लीजिए जैसे ही जिस दिन लोकसभा और असेंबली का इलेक्शन एक साथ हुआ, उसके अगले 100 डेज के अंदर अंदर देश में जितने भी लोकल बॉडी के इलेक्शंस हैं, म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के, वो भी यहां पर कंडक्ट किए जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम से यहां पर जितना भी प्रोसेस है वो सिर्फ एक बार में ही पूरा हो पाएगा। इसके अलावा यहां पर एक और चीज ध्यान रखिएगा, एक कॉमन इलेक्टोरल रोल होगा। इलेक्टोरल रोल का मतलब होता है जब भी आप देखते होगे चुनाव आने वाला है, आप अपना पहले ही से एडवांस में चेक कर लेते हैं कि आपका नाम जो है इलेक्टोरल रोल के अंदर है कि नहीं। तो यहां पर जो लोकसभा का, स्टेट असेंबली का और जो लोकल बॉडीज का चुनाव होता है, उनके अलग अलग इलेक्टोरल रोल होते हैं और यहां पर जो मैंडेट है वो भी अलग अलग होता है। जैसे कि जो राज्य सरकार का चुनाव होता है और लोकसभा का चुनाव होता है, उसका इलेक्टोरल रोल की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होती है, और जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज वाले जो इलेक्टोरल रोल होते हैं उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनके अंडर में होती है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि अगले कुछ दिनों में यहां पर बहुत सारा डिस्कशन होगा देश के अंदर। एक इंप्लीमेंटेशन ग्रुप, मैंने पहले ही आपको बताया, वो फॉर्म किया जाएगा ताकि इस पूरे रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट किया जा सके। आप देख सकते हैं सरकार की तरफ से जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने बताया कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टीज हैव सपोर्टेड वन नेशन वन इलेक्शन।
और जो पार्टीज यहां पर अभी रेडी नहीं है उनको मनाने की कोशिश करेगी केंद्र सरकार अगले कुछ महीनों में, ऐसा बताया जा रहा है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यह भी बोला गया है कि जो रिकमेंडेशंस हैं कोविंद पैनल का, इसको लेकर देश भर में डिस्कशंस जारी रहेंगे। खैर यहां पर अब क्वेश्चन यह है कि कोविंद पैनल की जो रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, इनके द्वारा क्या रिकमेंडेशन दिया गया था। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बता दूं, कोविंद पैनल जो बनाया गया था, जो कमेटी बनाई गई थी, वो 2023 में बनी थी और इन्होंने बहुत सारा डिस्कशंस किया, बहुत से लोगों से मुलाकात की और करीब 18,000 से ज्यादा पेजेस की जो रिपोर्ट है वो यहां पर तय की गई है। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट जानना है कि आखिरकार इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। देखो यहां पर बोला गया है कोविंद पैनल जी के द्वारा कि जो पार्लियामेंट है वो जब बैठेगी तो यहां पर उनको एक अपॉइंटेड डेट डिक्लेयर करना होगा। अब ये अपॉइंटेड डेट क्या है, बेसिकली इस डेट के बाद जितने भी इलेक्शंस होंगे उनको एक तरह से 2029 वाले इलेक्शंस के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। देखो जैसे मैं आपको बताता हूं, बताया ये जा रहा है कि जितने भी राज्य सरकार वाले चुनाव होंगे 2024 से 2028 के बीच में, उनका जो टर्म है वो शॉर्टर होगा। जैसे कि आपको पता है कि इस समय जो टर्म होता है राज्य सरकार का और लोकसभा चुनाव का भी, वो होता है 5 साल का। लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर कोई चुनाव होता है 2025 में, जैसे कि मान लीजिए दिल्ली का चुनाव होना है फरवरी के महीने में 2025 में, तो यहां पर वैसे तो अगला चुनाव कब होना चाहिए, 2030 में होना चाहिए, 5 साल का पूरा होता है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से यहां पर जो 2029 में जनरल इलेक्शन होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, उसके साथ कर दिया जाएगा। मतलब ये जो टर्म है वो कितना हो जाएगा, वो सिर्फ 4 साल का हो जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए अगर कोई चुनाव होता है, कोई राज्य सरकार का चुनाव होता है 2027 में, तो उसका जो अगला चुनाव है वो 2029 में ही होगा। मतलब इसका जो टर्म है वो कितना हुआ, सिर्फ 2 साल का हुआ। मतलब ये ट्रांजिशन फेज होगा, कुछ समय के लिए दिक्कत आएगी, कुछ समय के लिए थोड़े से बदलाव होंगे, उसके बाद चीजें स्मूथ तरीके से चलने लगेगी। अच्छा, यहां पर बहुत से लोगों के ये डाउट्स हैं कि मान लीजिए अगर सपोज मैं कहता हूं 2029 में सारे राज्य सरकार की चुनाव, स्टेट असेंबलीज और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते हैं, लेकिन अगर मान लो 2030 में कोई सरकार है, जैसे मान लो महाराष्ट्र के अंदर सरकार है, वो अपनी मेजॉरिटी लूज कर देती है, तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि वापस से चुनाव होगा और अगले 5 साल तक सरकार चलेगी, जो कि अभी चलता आ रहा है। लेकिन देखो अब नया वाला जो संविधान में संशोधन डाला जाएगा, उसमें यह बोला गया है कि यहां पर अगर मान लो कोई पार्टी मेजॉरिटी लूज कर देती है, सरकार मेजॉरिटी लूज कर देती है, तो अगर मान लो कोई नया चुनाव होता भी है उस समय के लिए, तो वो आपका रिमेनिंग टर्म के लिए ही बचा होगा। जैसे कि मान लो अगर 2029 में सरकार बनी, तो अगला चुनाव कब होना चाहिए था, 2034 में होना चाहिए था। लेकिन अगर मान लो 2030 में कोई सरकार गिर जाती है, तो यहां पर जो नई सरकार बनेगी ना, वो 5 साल के लिए नहीं बनेगी, वो आपका उसी रिमेनिंग टर्म के लिए ही बनेगी, 2034 तक, 4 साल के लिए बनेगी। आ रहा है समझ में, ताकि यहां पर वापस से एक साथ चुनाव हो जाए। तो इस तरह से चीजों को मर्ज करने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें कई लोगों का यह भी कहना है कि इससे बेनिफिट ये होगा कि जिस तरह से बार बार मेजॉरिटी लूज कर देते थे, अब डर रहेगा ना कि देखो अब मेजॉरिटी लूज करने से ऐसा नहीं है कि अब नया चुनाव होगा तो आपको 5 साल तक मौका मिलेगा, तो यहां पर सरकारें भी कम गिरेगी। जिस तरह से जो एमएलएज हैं, जो एमपीज हैं, यहां पर पाला जो है बदल लेते हैं, दूसरे पार्टीज में चले जाते हैं, तो शायद वो भी अब कम होगा, ऐसा कई लोगों का कहना है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, अश्विनी वैष्णव का यह भी कहना था कि ये जो आइडिया है वन नेशन वन इलेक्शन का, इसको बहुत सारे पार्टीज ने सपोर्ट किया, क्योंकि जब कोविंद पैनल ने सबसे बातचीत की तो बताया जा रहा है कि लगभग 80% रेस्पोंडेंट ने इसको सपोर्ट किया। भले ही आज के डेट में अगर आप देखोगे बहुत सारी जो पार्टीज हैं वो इसका विरोध कर रही हैं कि नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, ये संविधान के खिलाफ है। लेकिन कोविंद पैनल का यह कहना है कि जब पार्टीज का अंदरूनी से, मतलब अंदर से ही सपोर्ट आएगा, तो वो पार्टीज प्रेशर में आएंगी और वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट करेंगी। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि चलो हम समझ तो गए कैसे होना है, लेकिन आगे क्या होने वाला है, कैसे ये इंप्लीमेंट होगा, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, कोविंद पैनल का यह कहना था कि लगभग 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा अगर हमें ये सब कुछ एक साथ कराना है। और यहां पर मैंने आपको बोला ना, 2 फेजेस में होगा जो आपका वन नेशन वन इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा। तो उसके लिए यहां पर 2 मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने होंगे। सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा, जिसमें 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होंगे, उसमें आप देख सकते हो बताया जा रहा है कि इस पहले वाले बिल में
एक नया आर्टिकल ऐड किया जाएगा संविधान में 82A, ये नया आर्टिकल होगा और ये आर्टिकल बेसिकली स्टैब्लिश करेगा जो प्रोसेस है, चुनाव का जो प्रोसेस है ना, कैसे प्रोसेस होगा, कैसे चुनाव होंगे, वो सारी चीजें इस आर्टिकल के अंदर मेंशन होगी। और जो दूसरा वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसमें एक और आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो होगा 324A। इसमें बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिल जाएगी ताकि वो पंचायत वाले और जो म्युनिसिपैलिटीज वाले चुनाव होते हैं उसको भी एक साथ करा सके। मैंने आपको पहले ही बोला कि यहां पर लोकसभा का चुनाव और असेंबली वाला जो इलेक्शन होता है उसकी पावर किसके पास है, चेंजेस करने की, पार्लियामेंट के पास है। लेकिन जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज होती है वो राज्य सरकार के पास होती है, मतलब स्टेट असेंबली के पास होती है। तो वो जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेगी, मतलब पार्लियामेंट ही उसके ऊपर सिर्फ लॉज बना सकता है। और जाहिर सी बात है, एक बार यहां पर प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया, मतलब पार्लियामेंट से वो बिल पास हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गए, तो उसके बाद फाइनली यहां पर क्या होगा कि प्रेसिडेंट के द्वारा उसको हस्ताक्षर कर दिया जाएगा। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा कई ऐसी अमेंडमेंट हैं, मतलब देखो ज्यादातर जो अमेंडमेंट है 18 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैंने आपको बताया टोटल, इसमें से ज्यादातर अमेंडमेंट सिर्फ पार्लियामेंट को ही पास करने हैं। लेकिन कुछ कुछ अमेंडमेंट ऐसे हैं जो कि वहां पर 50% से ज्यादा जो है आपका सहमति चाहिए होगा राज्य सरकारों का, तो वो आपका एक स्पेशल अमेंडमेंट हो जाता है अगेन, जहां पर राज्यों की भी सहमति चाहिए होती है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा था इलेक्टोरल रोल के बारे में, एक सिंगल इलेक्टोरल रोल होगा, तो क्योंकि यहां पर राज्यों की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंडर में ले रही है, इसलिए यहां पर देश में जितने भी राज्य हैं उनके 50% जो असेंबलीज हैं उनको एग्री करना होगा। तो यहां पर पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो पाएगा और फाइनली वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट हो जाएगा देश के अंदर। खैर, अब अगर आप देखोगे तो यहां पर जैसे इसके बारे में कल अनाउंसमेंट आया कि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, इसको लेकर जो कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्पेशली कांग्रेस, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये प्रैग्मेटिक नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं है। आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के, उनका कहना है वन नेशन वन इलेक्शन केवल ध्यान भटकाने का भाजपाई मुद्दा है, मतलब कि भाजपा जो सरकार है वो जानबूझकर ध्यान भटका रही है, ये संविधान के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के प्रतिकूल है, ये फेडरलिज्म के विरुद्ध है, देश इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो यहां पर कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इसके अगेंस्ट में हैं। क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं, तो इससे हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखो, सबसे पहले अगर हम इसके एडवांटेजेस प्रोज की बात करें तो एक तो यह बताया जा रहा है कि गवर्नेंस में काफी अच्छा खासा एक बूस्ट मिल सकेगा, क्योंकि यहां पर यह बोला जाता है अक्सर कि हर महीने, क्योंकि कुछ कुछ महीने बाद इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, तो जो रूलिंग पार्टी है उसका पूरा फोकस गवर्नेंस से हटकर इलेक्शन मोड में चला जाता है। आप देखते ही होंगे कई बार पीएम मोदी अगर कहीं पर कोई दौरा कर रहे हैं, कुछ है, अगर गवर्नेंस में लगे हुए हैं, जैसे इलेक्शन आता है तो वो कैंपेनिंग पर भी चले जाते हैं। तो एक तो ये बोला जा रहा है कि लोगों का जो ध्यान है, सरकार का जो ध्यान है, वो आपका गवर्नेंस पर ही रहेगा और 5 साल में एक ही बार उनका ध्यान इलेक्शन की तरफ जाएगा। साथ ही साथ जैसा मैं आपको बता रहा था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब से 2014 से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से कई बार उन्होंने इस चीज को दोहराया है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। फिर इसके अलावा यह भी बोला जाता है कि जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस हैं एक साथ कराने से इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि इससे पॉलिसी स्टेबिलिटी आती है, बिजनेसेस को भी डिसीजन लेने में कोई डर नहीं रहता है। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल, जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल बताता हूं, अडानी को लेकर आपको पता ही है कि कितनी चर्चा होती है। जो जैसे बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी जो पार्टीज हैं वो कहती, उनके ऊपर इल्जाम लगाती है कांग्रेस पार्टी और कई सारे ऑपोजिशन पार्टी कि यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है वो अडानी को फेवर कर रही है। तो अब मान लो कल के डेट में, जैसे अभी तो बीजेपी की गठबंधन की सरकार है महाराष्ट्र के अंदर और अडानी के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मान लो अगर कांग्रेस पार्टी और उनके अलाइज अगर आ जाते हैं महाराष्ट्र में चुनकर, तो हो सकता है कि अडानी का जो प्रोजेक्ट है उसको कैंसिल कर दिया। जैसे धारावी को लेकर आप देख ही रहोगे, काफी चर्चा हो रही है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर। तो यहां पर अगर मान लो कोई दूसरी पार्टी बनती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगी। तो इससे अक्सर कई बार डर रहता है, चैलेंजेस होते हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा कि कम से कम 5 साल तो सरकार है और यहां पर चेंजेस होने के कम चांसेस हैं। और उसी प्रकार से यहां पर यह भी बोला जाता है कि कई बार जो डिसरप्शन आता है सप्लाई चेन में, प्रोडक्शन साइकिल में, क्योंकि जब भी इलेक्शंस आते हैं बार बार जो वर्कर्स हैं वो अपने घर जाते हैं, गांव चले जाते हैं, माइग्रेट करते हैं ताकि वोट डाल सकें, तो वो सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे। गवर्नमेंट के लिए सबसे ज्यादा अच्छी बात यह होगी कि जो पॉलिसी पैरालिसिस आती थी बार बार चुनाव होने से, गवर्नेंस के ऊपर फोकस हट जाता था, वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर लोगों के लिए भी काफी सुविधाएं होंगी। लोग भी कई बार थक जाते हैं कि अभी तो लोकल चुनाव हुआ था, वहां पर वोट डाल के गए,
गए, ऑफिस से छुट्टी लेकर गए। यहाँ पर कई बार ये भी होता था कि अब स्टेट असेंबली है, लोकसभा का चुनाव है, तो उसके लिए अलग से वोट डालने जाओ। तो वो सारी चीज़ें भी जो लोगों के अंदर थकावट है वो नहीं होगा, और इसकी वजह से यहाँ पर जो वोटर टर्नआउट है वो भी अच्छा खासा बढ़ सकेगा। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एक और जो चीज़ कही जाती है इकोनॉमिक बर्डन, कि जितनी बार इलेक्शंस होता है उतना ज़्यादा खर्चा होता है, तो ये इकोनॉमिक बर्डन कम हो सकेगा। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पैसा खर्च करती है उसमें भी कमी आएगी। जो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर जिस प्रकार से पैसा खर्चा करती हैं हजारों लाखों करोड़ों में, तो वो भी एक तरह से कम हो सकेगा। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिसएडवांटेज को लेकर, कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है। देखो, जो ऑपोजिशन है, जो इसको कहते हैं कि नहीं इंप्लीमेंट होना चाहिए, उनका कहना है कि देखिए इस तरह के सिचुएशन में जो नेशनल वाले मुद्दे हैं वो ओवरटेक कर लेते हैं रीजनल मुद्दों को। जैसे कि मान लो अगर कहीं राज्य में कोई चुनाव हो रहा है, अभी महाराष्ट्र में चुनाव होगा, हरियाणा वाले, तो उनका अपना स्पेसिफिक मुद्दा होता है, तो जब उनका सेपरेट इलेक्शन होता है तो उनके बारे में चर्चा होती है। लेकिन जब सारे इलेक्शन एक साथ होंगे तो वो सारी चर्चाएं खत्म हो जाएंगी, बहुत सारे इश्यूज आएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर यह भी कई बार कहा जाता है कि जो लोग हैं वो भी अलग अलग पार्टीज को चुनते हैं। जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ तो अलग पार्टी को चुनते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली का एग्जाम्पल ले लीजिए। दिल्ली में आप देखिए, जब भी लोकसभा का चुनाव होता है बीजेपी को 7 सीट आती हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाली, और यहां पर जब भी राज्य का चुनाव होता है तो अभी पिछले 2-3 बार से केजरीवाल साहब जीत रहे हैं, आम आदमी पार्टी को चुनते हैं। तो लोग भी इस चीज को डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पर यह कहना है कि जो भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है वो एक तरह से पावर देता है सेंटर को, राज्यों को, कि वो साइमल्टेनियस अगर इलेक्शंस करेंगे तो जो राज्यों की इंपॉर्टेंस है, राज्य सरकार की इंपॉर्टेंस है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। फिर इसके अलावा यहां पर यह भी है कि स्टेट इलेक्शन जब होते हैं तो एक तरह से रेफरेंडम होता है। जैसे मान लो अगर केंद्र सरकार, जो भी सरकार है इस समय, मान लीजिए बीजेपी की सरकार है केंद्र में, तो अगर 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद कोई इलेक्शन होता है किसी राज्य में, तो वो भी देखा जाता है कि क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कई बार सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो एक रेफरेंडम की तरह होता है, लोगों का गुस्सा है कि नहीं, कम है कि नहीं। अब क्या 5 साल में होगा तो लोग भी 5 साल में एक ही बार अपना गुस्सा प्रकट कर पाएंगे? कैसे वो अपने आप को बताएंगे कि हमने आपको जिस लिए चुना था वो आप उस मुद्दे पर नहीं हो, आप किसी और मुद्दे पर भटक रहे हैं। तो इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। अब प्रॉब्लम भी है, एडवांटेजेस हैं। आपका क्या सोचना है इस सारे मामले को लेकर, आप मुझे बताइए। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से एक एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम एंड कोलिशन गवर्नमेंट? ध्यान से पढ़िएगा, इसका आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप प्रतिज्ञा प्लस बैच लेते हैं, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।